राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल मूव्स विद हिंदी में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं करुण काव्यम नाम की मूवी को, जो बेस्ट हॉरर मूवी है। इस हॉरर मूवी के अंदर आपको 4 पार्ट मूवी के एक्सप्लेनेशन मिलेंगे, मतलब 4 टाइप की स्टोरी जो बाद में एक साथ कनेक्टेड हो जाते हैं। ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और साथ ही साथ ये हमारे कोविड टाइम को भी एक्सप्लेन किया गया है। कोविड टाइम में होने वाले हर एक प्रॉब्लम को इनफैक्ट उस बीच में किया हुआ एक मूवी की शूट है ये। तो इस मूवी के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ भी है। तो चलते हैं सीधा स्टोरी की तरफ। पर जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी, जो भी मेरे चैनल पे नए आते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए। अगर आपको मेरा स्टोरी एक्सप्लेनेशन करना अच्छा लगता है तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइए। तो चलते हैं सीधा स्टोरी की तरफ। शुरुआत में हम कार्तिका नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जो अपने ब्रेकअप की वजह से काफ़ी ज़्यादा अपसेट अपने घर पे रहा करती थी, और वो टाइम लॉकडाउन का चल रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी एक फ्रेंड उससे मिलने के लिए आती है। और लॉकडाउन होने की वजह से वो मैक्सिमम टाइम उससे मिलने नहीं आ पाती थी। तो वो आते उसको ये कहती कि तुम ठीक तो हो, पर यहाँ पे काव्या सही नहीं थी। जिसके बाद उसकी फ्रेंड उसको ये बोलती कि अभी रिसेंटली मेरे भाई ने एक पुरानी लाइब्रेरी खरीदी है और तुम्हें वैसे भी बुक पढ़ना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो तुम चाहो तो वहाँ पर लाइब्रेरी में जाके बुक पढ़ सकती हो। जिसको सुनने के बाद काव्या को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से बहुत अपसेट थी और जहाँ पे उसको बुक पढ़ना अच्छा लगता है तो वो अपना अच्छा खासा टाइम पास कर सकती थी। तुरंत बाद हम काव्या को यहाँ पे देख पाते हैं उसकी फ्रेंड प्रिया और उसके भाई के साथ, जहाँ पे ऑलरेडी वो लोग उस पुराने लाइब्रेरी में पहुँच चुके थे। उस पुरानी लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी सी पुरानी किताबें थी जो आई थिंक 100 साल पुरानी भी मे भी हो सकती थी। और यहाँ पे काव्या को हम नोटिस करते हैं जिसको पुरानी कहानियाँ, पुराने जो स्टोरीज़ होते हैं उसको पढ़ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था। तो यहाँ पे काव्या उसी टाइप की कोई बुक्स ढूंढने लग जाती है और फाइनली उसको एक पुरानी किताब भी मिल जाती है जो देखने में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट और डरावनी भी होती है। शॉकिंगली इस किताब का नाम करुण काव्यम नाम का ही होता है और ये किताब देखने में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट और बहुत ही पुरानी थी, जिसको देखने के बाद काव्या इस किताब को पढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हो जाती है और उसी लाइब्रेरी में उसी वक्त वो बैठ के वो किताब पढ़ना स्टार्ट करती है। फिर जब काव्या उस किताब को पढ़ने की कोशिश शुरू करती है तो उसी वक्त वहाँ पे उसमें बहुत सारे स्टोरीज़ होते हैं, जहाँ पे फर्स्ट स्टोरी का नाम होता है काली जुबान वाली लड़की। और यहाँ पे स्टोरी की शुरुआत होती है। स्टोरी की शुरुआत में मीरा नाम की एक लड़की को सीढ़ी में बैठ के रोते हुए देख पाते हैं और उसी वक्त उसी फ्लैट में रहने वाले शक्ति नाम का एक आदमी से उसका मुलाकात होता है, जहाँ पे मीरा को उसके रोने का रीज़न पूछता है। जहाँ पे मीरा उसको ये बताती है कि कोविड के वक्त मैंने यहाँ पे इस फ्लैट में एक ऑनर से रूम रेंट लिया था, बट जब आज मैं यहाँ पे शिफ्टिंग के लिए आती हूँ तो ऑनर मुझे डिनाई कर देता है। अभी मेरे पास कहीं पर जाने का पॉसिबल ही नहीं है और साथ ही साथ मैं अपने एक फ्रेंड को भी कनेक्ट करने की कोशिश की थी, बट उसके तरफ से भी मुझे निराशा मिली है। जहाँ पे शक्ति उसको ये ऑफर करता है कि मेरा 2 रूम होता है, मैं एक रूम में अकेला रहता हूँ, तो तुम चाहो तो मेरे साथ रूम में रह सकती हो जब तक कि कोविड चल रहा है। जिसको सुनने के बाद मीरा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और इस चीज़ को लेकर एक्साइटेड होती है। उसके बाद शक्ति और मीरा दोनों उसी रूम में चले जाते हैं। जहाँ पर जाने के बाद शक्ति उसको गेस्ट रूम दिखाता है और मीरा उसी रूम में अपने आप को शिफ्ट कर लेती है। उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब मीरा सो के उठती है और शक्ति को बालकनी में खड़े हुए देखती है तो उससे वो बात करने जाती है, जहाँ पे शक्ति उसको बताता है कि हमारे जो फ्लैट के ऑनर है B36 के जो ऑनर है उनका ऑलरेडी आज सुबह डेथ हो जाता है। जहाँ पे मीरा ये सुन के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और यहाँ पे वो शक्ति को ये बताती है कि यही तो मेरे ऑनर थे और कल के डेट पर जब उन्होंने मुझे रूम देने से डिनाई किया था तो मैं गुस्से में उनको बोली थी कि आपकी मौत हो जाएगी। और अनफॉर्चुनेटली बात ऐसी होती कि मीरा ने जैसे बताया था उनकी मौत होगी, मतलब उनका सर फूटने की वजह से मौत हो जाएगी, और एग्जैक्टली उसी रात उसकी वाइफ ने उसको बेलन से मारा जिसकी वजह से उसका सर फट गया और उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। जिसको सुनने के बाद शक्ति को मज़ा आता है और वो बोलता है कि आई थिंक तुम मजाक कर रही हो, बट मीरा उसको ये बात यकीन दिलाती है। तब उसके बाद शक्ति यहाँ पे ये कहता है ठीक है चलो हम लोग फिर से ट्राई करते हैं। और कुछ देर के बाद उनके घर में एक डिलीवरी बॉय आता है, जहाँ पे शक्ति उसको ये बोलता है कि तुम उसको कोई भी कर्ज दो। जिसके बाद मीरा उसको थोड़ी देर देखती है और मुस्कुरा देती है और वो लोग फिर उस डिलीवरी बॉय पर नोटिस करते हैं, बट डिलीवरी बॉय को कुछ होता नहीं और वहाँ से वो सीधा सीधा चला जाता है। तो शक्ति यहाँ पे मीरा को पूछता है तो तुमने उसको कुछ कष्ट नहीं दिया? तो मीरा उसको यहाँ पे ये बोलती नहीं, मुझे उस पर दया आ गई थी। जिसको सुनने के बाद शक्ति को यकीन हो जाता है कि मीरा सिर्फ मजाक करती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद इवनिंग के टाइम जब मीरा उस फ्लैट से निकल के बाहर घूमने का प्लानिंग कर रही होती है तो वो नोटिस करती है कि जो मेन डोर होता है वो बिल्कुल बाहर से लॉक होता है। जिसको देखने के बाद उसको काफ़ी ज़्यादा वरीड लगता है, क्योंकि शक्ति को पता था कि मीरा घर के अंदर, फिर वो बाहर मेन लॉक कैसे कर सकता है। उसके बाद जब शक्ति थोड़ी देर बाद रिटर्न आता है तो मीरा उसको पूछती है कि तुमने डोर लॉक क्यों किया था? तो शक्ति उसको बोलता है मैं अकेला रहता था, शायद गलती से हो गया होगा, इस चीज़ को मैं ध्यान रखूंगा। उसके बाद हम शक्ति को मीरा को सोते हुए देख पाते हैं रात के वक्त, जो अचानक से आधी रात को उसको एक आवाज़ की वजह से उसकी नींद खुल जाती है और वो जब बाहर हल्का सा दरवाजा खोल के देखती है तो उसको शक्ति दिखता है जो किसी के लाश को अपने रूम के अंदर घसीटते हुए लेके जाता है। जिसको देखने के बाद मीरा काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और दरवाज़ा बंद करके अपने रूम में जाकर सो जाती है।
नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब मीरा उठती है तो देखती है शक्ति घर पे होता नहीं है। तो मीरा क्या करती है, सबसे पहले जाके शक्ति के रूम को चेक करती है, जिसको चेक करने के बाद वहाँ पे उसको एक बैग के अंदर लाश मिलती है और साथ ही साथ बाथरूम में 3-4 लाशें और मिलती है जो बहुत ही बुरी हालात में होती है। मतलब मीरा यहाँ पे समझ जाती है शक्ति एक सीरियल किलर था जिसको लोगों को मारना एक फैंटेसी होती है और यहाँ पे वो काफ़ी बेरहमी से उन लोगों को मार के ख़त्म कर रखा होता है, जिसको देखने बाद मीरा काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। अब उसके दिमाग में बस यही चलता है कि वो कैसे इस फ्लैट से निकल के जाए। उसके थोड़ी देर के अंदर जब उसको समझ में आता है कि शक्ति आने वाला है तो वो रूम से बाहर आके चुपचाप बैठ जाती है और ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसको कुछ पता ही नहीं यहाँ पे क्या हुआ है। थोड़ी देर के बाद शक्ति वहाँ पे एंट्री करता है। उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग मीरा अपना बैग पैक करती है और फ्लैट से निकलने की कोशिश करती है, बट अभी भी डोर लॉक था, जिसको देखने के बाद जब मीरा पीछे घूम के देखती है तो शक्ति उसके पीछे खड़ा था और यहाँ पे शक्ति को पता चल चुका था कि मीरा सब जान चुकी है। अब शक्ति जो था अपने असली रूप में आ चुका था, मतलब सीरियल किलर के रूप में, और यहाँ पे वो मीरा को काफ़ी ज़्यादा मारता है, उसको टॉर्चर करता है और उसको एक कुर्सी में बांध के उसी के सामने वो पुरानी लाशों को लेके बार बार उसी पे चाकू मार के और भी उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है, जिसको मीरा देख के पैनिक हो जाती है और बेहोश हो जाती है। तो उस लाश को स्टेप करने के बाद शांति मिलती है तो वो बाहर आके जस्ट नॉर्मली अपने बाहर डोर में आता है, जहाँ पे उसको अचानक से एक कुर्सी हिलते हुए नजर आती है, जिसको देख के शक्ति थोड़ा सा घबरा जाता है। बट उसी वक्त उसके सामने वो जितने भी लोग मरे हुए हैं उनकी गोश्त, मतलब उनकी आत्माएं उनको नजर आने लगती है। तो शक्ति थोड़ा सा बौखला जाता है। उसी वक्त उसके फ्रेंड को कॉल आ जाता है, वीडियो कॉल, जहाँ पे वो उसको मीरा के बारे में बताता है और मीरा को लेकर उसकी जो थॉट्स है वो एक्सप्लेन कर रहा होता है। उसी वक्त यहाँ पे उसका दोस्त उसको ये बताता है कि जिस मीरा के बारे में तू यहाँ पे बता रहा है उसको मरे हुए 5 साल हो चुके हैं, पर शक्ति को इस बात का यकीन नहीं होता क्योंकि वो पिछले 3 दिन से मीरा के साथ रह रहा है। तो शक्ति को क्या करता है, उसका दोस्त वही वाला फेसबुक का लिंक भेजता है जो मीरा का होता है, जिसको देखने के बाद शक्ति काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। और एज अ व्यूअर्स उसी मोमेंट में हम देख पाते हैं कि मीरा की जो आत्मा थी वो शक्ति के पीछे से निकलती है और फिर ब्लैक। थोड़ी देर के बाद हम फिर से मीरा को बैक पैक करके नीचे सीढ़ी में बैठ के आके बैठे हुए देखते हैं और मीरा यहाँ पे तो क्रीपी सा स्माइल करती है और फिर से रोना स्टार्ट कर देती है। और इसी सीन को दिखाते हुए फर्स्ट चैप्टर काली जुबान वाली लड़की का ख़त्म होता है। अब आगे क्या हुआ क्या नहीं ये तो नहीं पता। कार्तिका को धीरे धीरे ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी। अब कार्तिका सीधा प्रिया को कॉल करने वाली थी, बट प्रिया का नंबर जो था बिजी जा रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पे कार्तिका सेकंड स्टोरी की तरफ चलती है। सेकेंड स्टोरी की शुरुआत होती है A12 नाम के घर के दरवाजे के बाहर से, जहाँ पे हम एक लड़के यूट्यूबर जो है उसको देख पाते हैं जो और एक लड़की से मिलने के लिए आया होता है, वही कोविड के टाइम में ही, जहाँ पे वो लड़की से बोलता है कि मैं खुद एक बहुत अच्छा यूट्यूबर हूँ और मैं आपके साथ अपना यूट्यूब को कोलैबोरेशन करना चाहता हूँ, क्योंकि वो लड़की के काफ़ी अच्छे ज़्यादा व्यूअर्स आ रहे थे और वो लड़की लॉकडाउन के टाइम में लोगों को योगा करने का देती थी आइडिया या फिर वीडियो बनाया करती थी। जिसके बाद वो लड़की उसको बुलाती है अंदर और उसके बाद हमें उस लड़की के कुछ कैरेक्टर के बारे में दिखाया जाता है, जैसे कि वो रेगुलर बेसिस में वीडियो बनाया करती थी, जो खाती थी, योगा के मतलब आइडियाज़ दिया करती थी। और उसी बीच में एक दिन वो जब लाइव अपना वीडियो शूट कर रही होती है, उसके घर के अंदर एक आदमी को हम घूमते हुए देख पाते हैं, जिसको देख के वो लड़की काफ़ी ज़्यादा घबरा भी जाती है। यहाँ पे इस लड़की का नाम काजल होता है। जब काजल उस लाइव वीडियो में उस जूम करके वो आदमी को देखती है जो उसके घर में घूम रहा होता है, तुरंत वो उस लाइव को क्लोज करती है और उस आदमी के पीछे एक कुकर का ढक्कन लेके घूमती है मारने के लिए। और अचानक से वो आदमी आके उस पर हमला कर देता है, बट थोड़ी देर के बाद वो आदमी खुद घबरा जाता है काजल से और दूर भागने लगता है। और थोड़ी देर के बाद जब लाइट एक अलग रूम में जाके वो छुपता है और वहाँ पर काजल उसको ढूंढ लेती है, उसी वक्त एज अ व्यूअर्स हमें ये बताया जाता है कि काजल एक्चुअली खुद एक साइको है, क्योंकि उसको लोगों की उंगलियाँ काट के खाने में मज़ा आता है। और आज तक जितने भी उसके घर में लोग आए हुए हैं सब के सब उसी के घर में उसी रूम में बंद है। और जो उस आदमी जो वहाँ पे दौड़ रहा था उसके घर के पीछे, वो कोई और नहीं उसी गांव का चर्च है, मतलब चर्च का जो फादर है वो होते हैं। और वहाँ पे वो आए थे यहाँ पे काजल के घर में, जिसकी वजह से काजल ने उनके बांध के रखा है और उनकी उंगलियों को बना के पका के खा भी लिया है। उसके बाद उसी रूम के अंदर हम उसी यूट्यूबर लड़की को भी देख पाते हैं। यहाँ पे हम काजल को देखते हैं एक जोमेटो वाले का उंगली काट ही रही होती, उसी वक्त उसका दरवाज़ा फिर से नॉक होता है घर का। फिर वो जाके बाहर जब दरवाज़ा ओपन करती है और एक आदमी खड़ा होता है, वो भी यूट्यूबर होता है, जो काजल को सजेस्ट करता है कि वो भी उसके साथ वीडियो बनाए ताकि उन दोनों के अच्छे खासे व्यूज आ सके। जिसको देखने के बाद काजल और ज़्यादा खुश हो जाती है और उसको घर के अंदर बुला लेती है। इसी सीन को दिखाते हुए स्टोरी 2 भी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। इस स्टोरी को पढ़ते हुए हम कार्तिका को देख पाते हैं जो स्टोरी खत्म होने के बाद कुछ सोच ही रही होती है और उसी वक्त उसी लाइब्रेरी के कोने में उसको एक ब्लैक कलर की परछाई दिखती है, जिसको देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वो कुछ कह पाती है, सोच पाती है। उसी वक्त उसकी दोस्त प्रिया का उसका कॉल आ जाता है, जिसको वो प्रिया को सारी स्टोरी के बारे में बताती है और साथ ही साथ ये भी बताती है कि इस बुक में कोविड के टाइम में लिखा हुआ है और साथ ही साथ हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर और बाकी प्रेजेंट में होने वाली हर एक स्टोरी के बारे में लिखा गया है, जो काफ़ी शॉकिंग है क्योंकि ये किताब बहुत साल पुरानी है
जिसको देखने के बाद यहाँ पे प्रिया कहती है ठीक है, मैं अपने भाई से पूछ के बताती हूँ कि इसके ऑथर कौन है, क्योंकि उस बुक के अंदर ऑथर का नाम ऑलरेडी मिट चुका था, जिसकी वजह से कार्तिका जान नहीं पा रही थी कि वो ऑथर कौन है। उसके बाद प्रिया को ये बोलती है ठीक है, तुम जब तक जान लो उसके बाद मुझे कॉल करके बताना। उसके बाद यहाँ पे कार्तिका जो होती है थर्ड स्टोरी की तरफ जाती है। थर्ड कहानी की शुरुआत में हम श्रुति और जेकब नाम के एक आदमी को देख पाते हैं, जो एक राइटर के घर के बाहर खड़े होते हैं, जहाँ पे वो अपने म्यूजिक एल्बम को रिकॉर्ड करने के लिए आए होते हैं। यहाँ पे उनका नाम सिद्धार्थ अभिमन्यु होता है। पर्दे के अंदर सिद्धार्थ बाहर आते हैं और उन दोनों को अंदर लेके जाते हैं, जहाँ पे श्रुति अपने गाने को रिकॉर्ड कर रही होती है। बट बार बार सिद्धार्थ को ऐसा लग रहा होता है कि श्रुति उसको मनी मन गाली दे रही है या फिर ऐसा कुछ बोल रही है, तो उसको बार बार रोक रहा होता है। बट यहाँ पे सिद्धार्थ उसको जब रोक रहा होता है तो श्रुति को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। उसको लगता है कि वो उसको गाने देना ही नहीं चाहता, तो श्रुति गुस्सा होकर वहाँ से जाना चाहती थी। बट अनफॉर्चुनेटली वो रूम का जो दरवाज़ा था वो बाहर से लॉक हो चुका था और उसी वक्त उस रूम की लाइट भी चली जाती है, जिसके बाद हम सिद्धार्थ को देख पाते हैं जो कैंडल जला रहा होता है। बट वहाँ पे पता नहीं कैसे अचानक से एक भूत आके बार बार उस कैंडल को बुझा देता है, जिसको देखने के बाद श्रुति काफी ज्यादा घबरा जाती है और सिद्धार्थ जो होता है गुस्से से उधर चला जाता है। जब सिद्धार्थ दूसरे रूम में होता है उसी वक्त हम वहाँ पे एक लड़की को एंट्री करते हुए देख पाते हैं, जो रेड कलर की साड़ी पहनी रहती है और उसके हाथ में एक लैंप होता है, जो यहाँ पे श्रुति के बीच में आके बैठती है, श्रुति और उसके दोस्त के बीच में, और बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। जहाँ पे श्रुति को ये लगता है शायद सिद्धार्थ इस लड़की को यहाँ पे बांध के रखा है और वहाँ पे वो कुछ पूछ पाती है। उससे पहले यहाँ पे सिद्धार्थ आ जाता है। सिद्धार्थ आने के बाद स्मृति उससे पूछती है कि वो लड़की कौन थी, जहाँ पे वो मना करता है कि ऐसे तो यहाँ पे कोई भी लड़की नहीं है। जिसको सुनने के बाद सिद्धार्थ और मतलब श्रुति और उसके दोस्त काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। देर के बाद उस फ्लैट के अंदर बहुत ही अबनॉर्मल चीज़ें होने लग जाती है। मतलब यहाँ पे स्मृति और उसके दोस्त को एक बोना आदमी दिखता है, कभी एक चाय वाला दिखता है, तो कभी एक पंजाबी दिखता है और कभी एक किन्नर, और उसी बीच उसको वो साड़ी वाली लड़की भी दिखाई देती है जो इन लोग को डरा रही होती है, जिसको देख के लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। कैसे भी करके उस फ्लैट से भाग के निकल आता है। उसके नेक्स्ट नाइट का हमें शो सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जेकब जो श्रुति का फ्रेंड होता है वो अपने साथ बैठ अपना काम कर रहा होता है, जहाँ पे उसके बॉस को कॉल आता है उसको, और वो ये बताते हैं कि जिस सिद्धार्थ के साथ तुम अपना म्यूजिक एल्बम बनाने की कोशिश कर रहे हो उसके मरे हुए 5 दिन हो चुके हैं। और जहाँ पे इस चीज़ को लेके ये सर्च करता है गूगल में, तो सेम चीज़ को पता चलता है कि सिद्धार्थ नाम का जो प्रोड्यूसर था वो दारू पी के रात को गाड़ी चला रहा था, जिसके गाड़ी के नीचे 5 आदमी आके उनकी मौत हो गई थी, और साथ ही साथ सिद्धार्थ का भी वहीं पर ही मतलब मर्डर हो चुका था, खून हो चुका था, या हम ये कह सकते हैं। जहाँ पे ये उन 5 लोगों को देखता है तो वो 5 लोग वही होते हैं, वो बोना आदमी, वो किन्नर, वो चाय वाला और वो पंजाबी, साथ ही साथ वो लड़की, जिसको देखने के बाद ये लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। उसी वक्त जब वो कुछ सोच पाता या कुछ बोल पाता, उसका फ़ोन बजने लग जाता है, और जब वो फ़ोन का स्क्रीन चेक करता है तो कोई और नहीं, सिद्धार्थ उसको कॉल कर रहा होता है, और उस चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। मतलब उसके ऑलरेडी डर के मारे हालत ख़राब हो ही चुकी थी, बाय गॉड। उसके बाद जब वो कुछ कर ही नहीं रहा था, फ़ोन रिसीव नहीं करा था, अचानक से उसका रूम का दरवाज़ा लॉक हो जाता है, और इसी ये को दिखाते हुए स्टोरी 3 भी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। फिर हम कार्तिका को देख पाते हैं, जो स्टोरी पढ़ने के बाद जस्ट बैठी थी, उसको अचानक से ऐसा महसूस होता है कि उस लाइब्रेरी में कोई ना कोई है। जब उस चीज़ को देखने के लिए वो इधर उधर उठ के चेक करती है तो 2 अलमारियों के पीछे उसको वही लाल वाली साड़ी पहन के कैंडल पकड़े हुए लड़की नजर आती है, जिसको देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और सीधा वो प्रिया को फ़ोन करती है। प्रिया को कॉल करने के लिए अपने डेस्क के पास जाती है फ़ोन लेने के लिए, और वहीं पर ही उसको वही यूट्यूबर लड़की नज़र आती है, मतलब काजल की आत्मा उसको उसी बेंच के ऊपर बैठी हुई नज़र आती है, और 2 ही सेकंड में उसकी आत्मा भी गायब हो जाती है। अब यहाँ पे कार्तिका क्या करती है, वो सारे जो स्टोरीज़ के कैरेक्टर है उनको गूगल में सर्च करने लगती है, और शॉकिंगली वो सारे के सारे कैरेक्टर उसको मिल भी जाते हैं जिनकी बहुत पहले मौत हो चुकी थी। अब कार्तिका डिसाइड करती है कि वो आगे का स्टोरी नहीं पढ़ेगी, पर फिर भी वो अपना मन मारती है और अपने मन को दोबारा चेंज करके फिर से स्टोरी पढ़ना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा चौथा स्टोरी, मतलब 4th स्टोरी, जहाँ में हम पंबू और उसके एक दोस्त को देख पाते हैं, जो लॉकडाउन के टाइम उनको पीने का कोई भी कुछ मिल नहीं रहा था साधन, तो वहाँ पे उनको एक पुराना बार दिख जाता है जिसका ताला तोड़ के वो लोग अंदर जाते हैं, और वहाँ पे बहुत सारी बियर और दारू रखी हुई थी, जिसको देखने के बाद इन दोनों का मन झूम जाता है। बट वहाँ पे अचानक से इनको बहुत अजीब अजीब चीज़ें दिखने लग जाती है, मतलब कभी किसी का कटा हुआ सर दिखता है, कभी कोई इधर से दौड़ के जा रहा है, कभी कोई उधर से दौड़ के जा रहा है, मतलब इन लोग को बहुत ही अजीब चीज़ें नज़र आने लग जाती है और ये लोग घबरा जाते हैं। और उसी वक्त उनको 5 ऐसे 4 लोग खड़े हुए दिखते हैं जो एलियन के जैसे होते हैं, और उनसे बीच में एक लेडीज आती है जो उन लोगों की ऑनर होती है, और यहाँ पे उसका नाम होता है
यहाँ पे इस लेडीज़ का नाम सराकलाया था और यहाँ पे जो 4 आदमी थे वो बिल्कुल एलियन जैसे थे, हरे भरे जादू कह सकते हैं हम लोग उनको। इसके बाद वो यहाँ पे उन लोगों को कहती है कि ये जो कोविड है ये तुम लोगों के वजह से हुआ है, मतलब इंसानों की गलतियों के वजह से, जिसकी वजह से ये एलियन जो 5 है वो यहाँ पे फंस चुके थे और दारू की वजह से इन लोग को शक्ति मिलती है, जिसके वजह से यहाँ पे वो अपने जो 2 दोस्त हैं उन लोग को दारू नहीं दे सकते। बट वो लोग बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, जिस पर सराकला उनको ये कहती है ठीक है मैं तुमको एक पावर देती हूँ कि तुम कुछ भी चाहो तो मांग सकते हो, जिसके बाद तुम लोग को यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा। अगर तुम लोग उस टेस्ट में पास हो जाते हो तो मैं डेफिनेटली तुम लोग को दारू पीने के लिए दे सकती हूँ। तो सराकला उनको एक मतलब देती है, मतलब एक शक्ति देती है, जिसके वजह से जहाँ पे उसका पहला दोस्त सरवना को सबसे पहले वो जादू मिलता है, जहाँ पे वो पहले विश करता है कि कुछ और विश कर रहा होता है, बट अनफॉर्चुनेटली उसको बीना मिल जाती है। जहाँ पे उसको याद आता है कि जब वो छोटा था उसकी छोटी बहन के लिए उसने विश किया था कि मैं जब बड़ा होऊंगा उसको एक बीना गिफ्ट करूंगा, जिसको देख के यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उस बीना को लेके हैप्पी हो जाता है। उसके बाद वक्त टाइम आया था रह चुकी थी बम्बू की, जहाँ पे बम्बू अपनी दादी को कॉल लगाता है क्योंकि माँ बाप उसके बम्बू के जो माँ बाप थे वो अपनी दादी को, मतलब अपनी जो मम्मी थी उनको अनाथ आश्रम में रख दिए थे, मतलब वृद्धाश्रम में, और उसकी केयर भी नहीं किए थे। और बम्बू भी बड़ा होने के बाद उनके बारे में सोचा नहीं था। जहाँ पे वो दादी को फ़ोन करता है और उनसे माफ़ी मांगता है, जिसको देख के सराकलाया का मन भी भर जाता है क्योंकि उन दोनों को अपनी गलतियों का एहसास था, क्योंकि वो लोग दोनों एहसास कर चुके थे कि उन्होंने कितना अपना लाइफ को बर्बाद कर दिया है। बट सराकलाया बोलती तुम लोग पास तो हो गए, मैं फिर भी तुम लोग को दारू नहीं दूंगी। और उसी वक्त वहाँ पे पुलिस आ जाती है और सराकलाया वहाँ से चली जाती है। इसी सीन को दिखाते हुए ये 4th स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होती है। जैसे कार्तिका स्टोरी को ख़त्म करती है उसको सराकलाया की आत्मा और वही 4 आदमी, मतलब वो एलियन, उसको वहीं पर ही बाहर लाइब्रेरी में दिखते हैं। मतलब यहाँ पे कार्तिका जो भी स्टोरी के कैरेक्टर पढ़ रही होती है, एक एक कैरेक्टर उस किताब से बाहर आ रहे थे या फिर इसको दिख रहे होते हैं। अब कार्तिका जाती है 5वीं स्टोरी की तरफ, मतलब आखिरी स्टोरी, जहाँ पे स्टोरी में एक गांव के बारे में बताया जाता है, जिस गांव के अंदर छोटे छोटे बच्चे अचानक से गायब हो रहे थे, किसी का भी कहीं पर भी मौत हो जा रहा था। हम कंदा नाम के एक आदमी को भी देख पाते हैं जो गांव के अंदर एंट्री कर रहा होता है और अचानक से उसको वहाँ पे कोई मार देता है। नेक्स्ट डे हम कार्तिका नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जिसका रोल काजल अग्रवाल ने किया है और काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी लग रही थी। उसके बाद वो अपनी बेटी के साथ होती है जो उस जगह में खेल रही होती है। उसके जो हस्बैंड होते हैं वो आर्मी में होते हैं। यहाँ पे उसके साथ नहीं होने की वजह से वो अपनी बेटी के साथ इस गाँव में रहा करती थी। उसका एक देवर भी था, देवर का नाम यहाँ पे काशी होता है। काशी उसको आके ये बताता है कि भैया का चिट्ठी आया था और भैया आने वाले हैं, जिसको सुनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। तब हम गांव के अंदर भी देख पाते हैं कि एक जगह बहुत ज़्यादा भीड़ जमी हुई होती है, जहाँ पे कांदा की लाश होती है और गांव वाले उस कांदे की लाश को देख रहे होते हैं। जहाँ पे उसका देवर जो होता है वो ये कहता है कि आप लोग को यहाँ पे इस बारे में चर्चा करनी चाहिए, पुलिस बुलानी चाहिए, कौन किसको मारा इसके बारे में पता होना चाहिए। जहाँ पे सरपंच उसको गाली देके ये कहता है कि तुम्हारा काम नहीं है, तुम अपने काम से मतलब रखो और क्या करना है क्या नहीं करना है तुम उसका ध्यान मुझ पर मत दो। इधर हम कार्तिका को भी देख पाते हैं जो अपने पति के आने की खुशी में पूरे गांव को यहाँ पे भोजन पे बुलाई होती है और सबको खाना दे रही होती है। इधर कार्तिका के साथ सरपंच भी बैठा होता है, जहाँ पे कार्तिका उसको ये कहती है कि मुझे भविष्य देखना आता है, पर सरपंच इस बात को मजाक में लेता है। जहाँ पे कार्तिका उसको ये भी कहती है कि भविष्य में होने वाली चीज़ों को मैंने किताब में भी लिखी हुई है ताकि ये आगे हम लोग के काम आ सके। तो सरपंच उसका टेस्ट लेने के लिए ये कहता है ठीक है तो तुम इस गाँव के बाद भविष्य के बारे में कुछ बताओ। जब कार्तिका आँख बंद करके अपना भविष्य देखती है तो उसको उसी के साथ बुरा होते हुए दिखाई देता है। जहाँ पे कार्तिका कुछ बताती नहीं है, बस ये कहती है कि इस गांव का सर्वनाश हो जाएगा। जिसको देखने के बाद, मतलब सुनने के बाद, सरपंच ये कहते हैं कि तुम छोड़ो, रहने दो, तुम एक काम करो, तुम मेरा भविष्य बताओ। जिसको देखने के बाद यहाँ पे ये कहती है कि आप एक काम कीजिएगा, आप मटकों से दूर रहिएगा, क्योंकि थोड़ी देर के बाद यहाँ पे जब सरपंच एक मटका पकड़ने जा रहा होता है अचानक से वो मटका गिर जाता है। जिसको देखने के बाद उसको कहीं ना कहीं कार्तिका के बातों पे यकीन होने लगा था कि कार्तिका सच बोली, और वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसकी बेटी आके बोलती कि मम्मी पापा आ गए। जब वो बाहर जाती है तो वो शौक हो जाती है क्योंकि उसका पति जिंदा लौटा ही नहीं था। जिस दिन उसका पति आने वाला था उसी एक दिन पहले ही बॉर्डर पे उसकी मौत हो जाती है और यहाँ पे उसकी लाश आई थी। जिसको देखने के बाद कार्तिका काफ़ी ज़्यादा टूट जाती है और वो अकेले अपनी बेटी के साथ वहाँ पे रहने लग जाती है। ऐसे ही कुछ दिन जाने के बाद जब कार्तिका अकेले रहा करती थी, उसका नौकर पंडित एक दिन जाके सरपंच को ये कहता है कि मैंने कार्तिका को एक भूतनी के जैसा देखा है जो चुड़ैल बन के रात को कुछ बुनवा रही होती है। जिसको सुनने के बाद सरपंच को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने गाँव वालों को इकट्ठा करके कार्तिका को अपने घर से निकाल देता है और साथ ही साथ वो गाँव से दूर एक छोटा सा झपड़ी में उसकी और उसको बेटी को वहाँ पर रखता है। कार्तिका अपने परिवार के साथ वहाँ पर अकेले रहना चाहती थी क्योंकि वो बहुत ही टूट चुकी थी अपने पति के जाने के बाद, पर उसके साथ वहाँ पर
भी अच्छा नहीं होता है। सरपंच एक दिन मौका पाके कार्तिका का ज़बरदस्ती बलात्कार कर देता है और साथ ही साथ उसका देवर जो होता है वो भी उसके साथ वही घिनौना हरकत करता है, जिसको देखने के बाद कार्तिका काफ़ी ज़्यादा टूट जाती है और वो इस चीज़ को सह नहीं पाती है। तो वो अपनी छोटी बेटी को लेके कुएं में कूद के अपनी जान देने के लिए जाती है। बट उसी वक्त उसका देवर वहाँ पे आ जाता है और गाँव वालों को इकट्ठा करके ये कहता है कि ये अपनी बेटी को भी मारना चाहती थी, बलि चढ़ाना चाहती है। जिसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग का हमें सीन दिखाया जाता है। कार्तिका को लोग वाले सब गांव के जो लेडीज होते हैं वो पकड़ के लेके जाते हैं और उसको पत्थर से मार मार के एक पेड़ में बांध के उसको मारने लग जाते हैं। इतने पत्थरों से उसको मारा जाता है कि कार्तिका को उसी पेड़ के नीचे ही मौत आ जाती है। उसी रात को हम यहाँ पे पंडित और साथ ही साथ वो जो उसका देवर और सरपंच को तीनों को बात करते हुए देख पाते हैं, जो ये बात रिवील करते हैं कि एक्चुअल में जो कार्तिका थी वो ऐसी थी नहीं, ये इन तीनों का प्लान था ताकि वो कार्तिका की जो उसकी ज़मीन है उसको हड़प कर सके। जब रात को ये लोग ये सारी बातें डिस्कस कर ही रहे होते हैं, अचानक से उनके पीछे एक गोश्त दिखाई देती है और वो कोई और नहीं कार्तिका होती है। इसी स्टोरी को पढ़ते हुए यहाँ पे कार्तिका जब लाइब्रेरी में स्टोरी को ख़त्म करती है तो उसके पीछे फिर से उसको रियलाइज़ होता है कि कोई खड़ा हुआ है। जब वो पीछे घूम के देखती है तो उसको वही किताब लिखी हुई मतलब किताब में जो थी कार्तिका उसकी गोश्त दिखाई देती है। अब वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, उस किताब को लेकर अपने घर आ जाती है जहाँ पे वो प्रिया के साथ बैठ के डिस्कस कर रही होती है इस बारे में। और शॉकिंगली बात ये होती है कि प्रिया उसको उस ऑथर के बारे में बताती है जिसने ये किताब लिखा था, और वो कोई और नहीं, वो यहाँ पे कार्तिका ही थी, जो मतलब लास्ट स्टोरी की जो मेन लीड हीरोइन थी, उन्होंने ही वो स्टोरी लिखा हुआ था। और सबसे शॉकिंगली बात, जो कार्तिका वो स्टोरी पढ़ रही होती है वो खुद भी, उसका पूरा नाम कार्तिका होता है और उसका सिग्नेचर और इसका सिग्नेचर बिल्कुल एक्यूरेट सेम होता है। जहाँ पे प्रिया को लगता है कि हो सकता है कि कार्तिका उस कार्तिका की पूरा जो पुनर्जन्म है, जिसके वजह से शायद इस जन्म में वो ये किताब पढ़ रही होती है। के मन में जो चल रहा था कार्तिका को लेके, इस चीज़ को बिलीव करने के लिए या फिर प्रूफ करने के लिए कार्तिका को प्रिया एक कागज़ में कुछ लिखने के लिए देते हैं, जहाँ पे कार्तिका ये लिखती है कि मुझे भूख लग रही है, और अचानक से किचन से कुकर की सीटी बजने लग जाती है, जहाँ पे प्रिया कहती है कि ये शायद नॉर्मल होगा, तुम कुछ और लिखो। जहाँ पे कार्तिका ये लिखती है कि ठीक है, मेरे घर में एक सेंटा क्लॉक आए और वो मुझे मार दे। और उसी वक्त अचानक से उसका रूम का जो दरवाज़ा था वो नॉक होने लग जाता है, जहाँ पे ये दोनों डर जाते हैं और घबरा भी जाते हैं। बट उसी वक्त वहाँ पे हम नोटिस करते हैं कि प्रिया का भाई आया होता है, जो प्रिया को लेने के लिए आया होता है। तो कार्तिका उसको बाय करती है और वो जैसे दरवाजा क्लोज करती है, उसको अपने बेडरूम में एक सेंटा क्लॉज खड़ा हुआ दिखाई देता है, जो उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। और इसी सीन को दिखाते हुए ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं ये तो नहीं पता। अब इसका जो स्टोरी था वो आगे कंटिन्यू भी आता है, मतलब शायद इसका पार्ट 2 भी आने वाला होगा मे बी। तो ये थी पूरी मूवी का एक्सप्लेनेशन। आपको इसका स्टोरी कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरी, मूवी एंड वेब सीरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो रेडी रहिए, हमारे साथ बने रहिए ऐसे इंटरेस्टिंग वेब सीरीज़ और एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए। तब तक के लिए राधे राधे।